ये बात है 1960 की। अब्राहम अपने शहर लंदन से बाहर काम करता था। वे अपनी पत्नी लीजा और अपनी 15 साल की बेटी लूसी के लिए किराए पर एक घर ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे एक घर पसंद आता है। वे लीजा और लूसी को घर दिखाने लेकर आता है। घर के एक कमरे में एक बेड पड़ा होता है। लीजा जाकर घर के चारों तरफ देखती है, पर उस बेड के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं दिखाई देता। वे ब्रोकर एलेक्स से पूछती है, ये बेड क्यों रखा है यहाँ? मैडम, इस घर के मकान मालिक थॉमस जब शिफ्ट कर रहे थे तो बेड यही छोड़ गए। ये घर किराए पे भी पहली बार चल रहा है। आप चाहो तो इस बेड को यूज कर लेना। ओके, हम यूज कर लेंगे। बस गद्दे नए लगवा देता हूँ इस बेड पर। ठीक है सर। मम्मी, मैं ये वाले बेड पर सोऊंगी। मुझे ये बेड पसंद है, बहुत ही सुंदर है। अच्छा ठीक है, सो जाना लूसी। लूसी खुश हो जाती है। उस रात अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा हो, लूसी, लूसी। लूसी की आंख खुलती है तो वे लैंप जलाती है और यहाँ वहाँ देखती है, और वहाँ कोई नहीं होता। कुछ देर बाद लैंप अपने आप जल जाता है। लूसी लैंप बंद करती है, पर लैंप फिर जल जाता है। लूसी को लगता है शायद लैंप खराब हो गया है और वे सो जाती है। अगले दिन जब लूसी सोकर उठती है तो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, कल रात मुझे कोई आवाज दे रहा था रूम में। कोई बात नहीं लूसी, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। मम्मी, आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना प्लीज। अच्छा ठीक है। उसी दोपहर लूसी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है और उसे फिर ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, लूसी, लूसी। लूसी पूरे कमरे में देखती है और उसकी नजर उस बेड पर पड़ती है। ये आवाज तो बेड के नीचे से आ रही है। लूसी नीचे देखती है तो उसे एक डरावना साया दिखता है। लूसी उसे देखकर चीख उठती है और भागने की कोशिश करती है। एक लंबा हाथ उसका पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। वे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और चीखती है, मम्मी, मम्मी बचाओ मम्मी। तभी लूसी की चीख सुनकर लीजा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ लूसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? लूसी जोर जोर से रो रही होती है। मम्मी, मम्मी, मेरे बेड के नीचे कोई है। बेड के नीचे? लीजा बेड के नीचे देखती है तो कोई नहीं होता। बेटा, कोई नहीं है यहाँ तो। मम्मी, मैंने देखा, कोई तो है सच्ची। कोई नहीं है बेटा, तुम चुप हो जाओ। लूसी इस हादसे से बहुत डर जाती है। वे रात में उसी बेड पर अपनी मम्मी के साथ सो रही होती है। तभी उसे फिर से आवाज आती है, लूसी, लूसी। लूसी डरते हुए लैंप जलाती है और नीचे देखती है तो एक भयानक आत्मा उसे दिखती है और वे चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। लीजा उसकी आवाज सुनकर चौंक उठती है और घबराते हुए लूसी को जगाने की कोशिश करने लगती है। लूसी, लूसी उठो। लूसी, क्या हो गया तुम्हें? उठो बेटा। लूसी की आंख खुलती है पर वे कुछ बोल नहीं पाती। उस हादसे के बाद वे एकदम चुप हो जाती है और बस बैठी रहती है और बेड को देखती रहती थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, बस कमरे में बंद रहती थी। लीजा को लूसी की बहुत चिंता हो रही होती है। लीजा एलेक्स से बात करती है। वो दोनों गार्डन में बात कर रहे होते हैं। इस घर में कोई हादसा हुआ था क्या? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, मेरी बच्ची की हालत आप नहीं जानते। जरूर उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। उधर लूसी चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है और उसे फिर से आवाज आती है, लूसी, आओ मेरे पास। लूसी खड़ी हो जाती है।
कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है तभी बेड के नीचे से एक आत्मा निकलती है और कमरे में अजीब सा अंधेरा हो जाता है। वो आत्मा एक शैतान की थी। उसका भयानक चेहरा था, लंबे लंबे हाथ। वो शैतान हवा में उड़ रहा होता है। आओ लूसी, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, चलो मेरे साथ। वो शैतान लैंप की तरफ देखता है। लैंप फूट जाता है और कांच के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। हादसा तो पता नहीं मैडम, पर हाँ, लोग कहानी जरूर बनाते हैं। इस घर के मकान मालिक थॉमस की 20 साल की बेटी थी हेजल। वो हर वक्त बीमार ही रहती थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लोग कहते हैं कि उसे सुसाइड के थॉट्स भी आते थे। वो हर रोज कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती थी जिससे वो अपनी जान ले सके। वो अपने साथ दूसरों को भी आत्महत्या करने को कहती थी। यह सब देखकर उसके परिवार वालों ने उसे बांध कर रखा था और ये बात उन्होंने किसी से नहीं बताई थी। पर एक रात उसने अपना सर बेड से मार मार कर अपनी जान दे दी और उसके बाद थॉमस के सभी परिवार वालों ने एक एक करके आत्महत्या कर दी। एक थॉमस ही है जो यहाँ से चले गए। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसे पता। एलेक्स की बात सुनकर लीजा के होश उड़ जाते हैं। वो लूसी के कमरे की तरफ भागती है तो देखती है कि लूसी कांच पर चल रही है और उसे आत्मा ने वश में कर रखा है। लीजा ये देखकर बुरी तरह से कांप जाती है। लूसी, मेरी बच्ची, छोड़ दो मेरी बच्ची को। वो शैतान लीजा की तरफ देखता है और सारे कांच के टुकड़ों को हवा में उड़ाकर लीजा की तरफ फेंकता है। लीजा बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। वो अब्राहम को कॉल करती है। अब्राहम, हेल्प मी प्लीज, लूसी की जान खतरे में है, बचा लो उसे। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। What? क्या हुआ मेरी बच्ची को? मैं अभी आ रहा हूँ। लीजा तुम ठीक तो हो? अब्राहम फौरन फ्लाइट पकड़कर निकलता है। लीजा बेहोश पड़ी होती है। एलेक्स भागकर आता है और उसे उठाकर कमरे में लिटा देता है और डॉक्टर को कॉल करके बुलवा लेता है। डॉक्टर के आते ही अब्राहम भी पहुंच जाता है। डॉक्टर कहते हैं इन्हें कोई बात का गहरा सदमा लगा है। फिर अब्राहम एलेक्स से पूछता है। एलेक्स उसे पूरी बात बता देता है। अब्राहम लूसी के कमरे में जाता है तो देखता है लूसी बेड के ऊपर हवा में लेटी हुई है। अब्राहम बेटी की ये हालत देखकर रोने लगता है और उसे घर के पास के चर्च के एक फादर को लेकर आता है। फादर लूसी को देखकर पढ़ना शुरू करते हैं। लूसी फादर को देख और कहती है, कुछ नहीं होने वाला, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर अब्राहम बहुत सोच में पड़ जाता है कि अपनी बेटी को कैसे बचाए और उस आत्मा से इस घर को कैसे मुक्त करवाए। अगले दिन से अब्राहम शहर के बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलवाता है, लेकिन इन सब से भी कोई फायदा नहीं होता और लूसी की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर अब्राहम डिसाइड करता है कि वे अब खुद इस शैतानी आत्मा से लड़ेगा। ये फैसला करके वे लूसी को मंदिर के एक आश्रम में रखता है और खुद तांत्रिक वैद्य हासिल करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इंसान की कोई अधूरी इच्छा पूरी ना हुई हो या उस पर कोई अत्याचार हुआ हो जिसके कारण उसकी मौत हो गई हो, तब वह आत्मा अपनी इच्छा पूरी करने या बदला लेने वापस आती है। अब अब्राहम को मालूम करना था वे कौन सी चीज है जिसकी वजह से वे आत्मा लूसी को परेशान कर रही है, जो सिर्फ थॉमस का कोई रिश्तेदार ही बता सकता था। उसे बहुत पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि थॉमस की पहली बीवी, जिसका थॉमस से डाइवोर्स हो चुका था, वे पास ही के शहर में रहती है। वे टाइम को बर्बाद ना करते हुए थॉमस की वाइफ से मिलने निकल जाता है और उससे मिलकर सब पूछता है। थॉमस बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन एक बार बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से
थॉमस बहुत शराब पीने लगा था और मुझसे भी मारपीट करने लगा था, तो मैंने रोज के झगड़ों से आकर उससे डाइवोर्स ले लिया। हेजल हमारी ही बेटी थी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने हेजल को थॉमस के पास छोड़ दिया, क्योंकि थॉमस हेजल से बहुत प्यार करता था। हेजल का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए थॉमस ने दूसरी शादी कर ली। मगर हेजल की सौतेली माँ और उसके बच्चे हेजल को बहुत सताया करते थे। उसने तंग आकर एक दिन सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो शैतान बन गई। हेजल के सुसाइड करते ही उसकी सौतेली माँ ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर हेजल की आत्मा उस घर में आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। अब्राहम समझ जाता है हेजल अपनी सौतेली माँ और उसके बच्चों से बहुत नफरत करती है। ये सोचकर अब्राहम ने एक प्लान बनाया। मुर्दा घर से कुछ बॉडीज का बंदोबस्त करवाया और उन्हें हेजल के सौतेली माँ के कमरे में लिटा दिया। और जब अमावस का चांद निकलने वाला था, वो लूसी को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया जहां हेजल रहती थी। रात के 12 बजते ही हेजल की आत्मा हंसते हुए आ जाती है और अब्राहम से कहती है, आज मैं लूसी को लेकर जाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो कर लो, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो। तुम्हारी सौतेली माँ और उसके बच्चे वापस इस घर में रहने आ गए हैं और अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं, जिनकी वजह से तुमने अपनी जान दे दी थी। ये सुनते ही और जल्दी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां अब्राहम ने उन बॉडीज को रखा था, और पागलों की तरह वो बॉडीज को चीर फाड़ कर रही होती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ दिनों के बाद लूसी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब उस घर में अब्राहम की फैमिली खुशी खुशी रह रही है। बात 2003 रामगढ़ की है। उस समय कंप्यूटर नया नया आया हुआ था। एक बार की बात है कि एक दिन 3 दोस्त ईशान, यश और अंकिता यश के घर में आए हुए थे। तुमने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है? हाँ, मैंने सुना है, मगर ये भी सुना है कि वो बहुत खतरनाक है। अगर कोई उसमें गलती से पहुंच जाए तो वो आज तक जिंदा नहीं बचा। हम तीनों ने इंटरनेट की पढ़ाई भी अच्छे से की है, क्यों ना हम आज डार्क वेब के बारे में देखें कि क्या होता है। देखो, बात तुम लोगों की सही है, मगर इसमें खतरा बहुत है। पर चलो ना एक बार जाकर देखते हैं कि ये कितना खतरनाक है। अगर कुछ खतरा होगा तो हम लोग वेबसाइट को बंद कर देंगे। चलो ठीक है। इसके बाद यश उस साइट पर लॉगिन कर देता है और तभी उन लोगों को एक इंटरफेस नजर आता है जिसमें उनके नाम लिखने का ऑप्शन आता है। इसके बाद यश उस वेबसाइट पर दिए गए उस ऑप्शन पर तीनों के नाम लिख देता है और नाम लिखते ही वह वेबसाइट अचानक तेज रोशनी से बंद हो जाती है। देखो, हमें कौन सा खतरा हुआ है। ये वेबसाइट लगता है हमसे ही डर के बंद हो गई। ईशान और अंकिता अपने अपने घर चले जाते हैं और करीब रात 10 बजे जब यश के घर में सब सो जाते हैं, तभी उसके कंप्यूटर से एक भयानक सा जीव निकलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तूने मेरे डार्क वेब की काली दुनिया में अपना नाम लिखा है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। तो क्या अब तो इस दुनिया में तेरे दोस्तों को भी कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्म राक्षस यश को मार डालता है और फिर अगले दिन ईशान और अंकिता को पता चलता है कि यश मर चुका है और उसकी लाश उसके कंप्यूटर के पास से बरामद हुई है। यह सब सुनकर ईशान और अंकिता बुरी तरीके से डर जाते हैं और यश के घर जाते हैं तो देखते हैं कि यश की लाश में भयंकर तरीकों से किसी ने अपने नाखूनों से वार किया है। उन्हें यह जरा भी याद नहीं रहा कि उन्होंने कल रात उस डार्क वेब की दुनिया में कदम रखा था। पता नहीं हमारे दोस्त यश को किसने मार डाला। ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर जो भी होगा शायद जल्दी पकड़ा जाए। मगर यश की मौत के बाद
यह सिलसिला थमा नहीं। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों के ऊपर उस खतरनाक ब्रह्म राक्षस का साया मंडराने लगा। जिन जिन घरों में कंप्यूटर था, उन घरों की कंप्यूटर चलाने वाले लोग धीरे धीरे मरने लगे। एक दिन ईशान अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसके कमरे का कंप्यूटर जोर जोर से चलने लगता है और उससे एक वही ब्रह्म राक्षस निकलता है। मुझे आखिरकार वो दूसरा नाम मिल गया जिसके लिए मैंने बहुत से लोगों को मार डाला था, मगर अब तुझे मारकर मैं दूसरी बलि दूंगा। अच्छा, तो तुमने यश को मारा और बहुत सारे बेगुनाहों को भी मारा। तुम ही हो इन सब लोगों की मौत के कारण। हाँ, मैं ही हूँ इन सब का कारण और अगला तू होगा। क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? याद है तुम लोगों ने मेरी काली दुनिया पर अपने नाम लिखे थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी इजाजत के बिना मेरी काली दुनिया में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इतना कहकर वो ब्रह्म राक्षस ईशान की तरफ बढ़ता है और ईशान वहां से भाग जाता है। ईशान भागते भागते अपने पूजा वाले घर पहुंचता है और वहां से गंगा जल की बोतल का पानी लाकर पीछे आ रहे ब्रह्म राक्षस की तरफ फेंक देता है और वो ब्रह्म राक्षस जलने लगता है और जलते जलते ब्रह्म राक्षस बोलता है, आज तो तू बच गया, मगर कब तक बचेगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही इन गाँव वालों को। इतना कहने के बाद वो ब्रह्म राक्षस वहां से कहीं गायब हो जाता है। ईशान बुरी तरीके से डर जाता है और अगले दिन अंकिता को पूरी बात बताता है और अंकिता को लेकर एक बाबा के पास जाता है और बाबा को पूरी बात बताता है। बाबा थोड़ा ध्यान लगाते हैं और बोल पड़ते हैं, तुम दोनों ने बिना किसी सतर्कता के डार्क वेब की काली दुनिया में प्रवेश किया, अपितु उन पर अपने नाम भी लिख दिए। असल में वो ब्रह्म राक्षस काली दुनिया को वेबसाइट के माध्यम से चलाता है। अगर तुम तीनों ने बिना पूछे उसकी दुनिया में प्रवेश किया है तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो तो ईशान की किस्मत अच्छी थी कि उसने समझदारी से किसी तरीके से उसके ऊपर गंगा जल डाल दिया था, मगर इससे वो ब्रह्म राक्षस और भी गुस्से में है। ये सुनकर दोनों रोने लगते हैं और रोते हुए अंकिता बोलती है, बाबा, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो जरूर होता है। आप कुछ करिए, हमारी मदद करिए बाबा, मदद करिए। हाँ, इसका एक ही तरीका है। मैं तुम्हें तुम्हारी उसी कंप्यूटर से उस ब्रह्म राक्षस की काली दुनिया तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम्हें उसको एक चांदी की तलवार से उसके दिल में मारना होगा। मगर बाबा, हमें ऐसी तलवार मिलेगी कहाँ? तुम्हें वो तलवार गांव की सबसे पुरानी मंदिर में मिलेगी, मगर उसकी रक्षा एक देवदूत करता है। वो तुमसे उस ब्रह्म राक्षस के बारे में सवाल पूछेगा। अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो वो तुम्हें तलवार देगा, नहीं तो तुम्हें वहीं पर मार डालेगा। हमारे गांव के पास वाले मंदिर में ही है। समय को बर्बाद ना करते हुए अंकिता और ईशान उस मंदिर की तरफ चलते हैं। तभी उन्हें इस मंदिर के दरवाजे पर एक देवदूत खड़ा दिखाई देता है। जब ईशान और अंकिता उस मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो वो देवदूत उन्हें वहां जाने से रोकता है। अंकिता और ईशान समय को बर्बाद ना करते हुए बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा उनको उस कंप्यूटर के सामने बिठाते हैं और आंखें बंद करने को कहते हैं और दोनों उस कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं। जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि वे दोनों उसी काली दुनिया में जा चुके हैं। तभी अचानक से वही ब्रह्म राक्षस उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम लोग आज खुद ही मरने मेरी दुनिया में आ गए। अरे ब्रह्म राक्षस जी, आज हम मरने नहीं, आपको मारने आए हैं। तू और मुझे मारेगा? हाँ? ब्रह्म राक्षस ईशान पर हमला कर देता है और पूरी तरीके से ब्रह्म राक्षस अपने नाखूनों से ईशान को मारने लगता है। ईशान घायल हो चुका था। तभी मौका पाकर अंकिता ब्रह्म राक्षस के दिल पर उसे चांदी की तलवार से वार कर देती है और वो ब्रह्म राक्षस डरावनी चीख के साथ वहीं पर मर जाता है।
मगर मरते मरते वो ईशान को भी मार डालता है। और जैसे ही ब्रह्म राक्षस पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, अंकिता अपनी दुनिया की तरफ बढ़ जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो अपने रूम में होती है और अपने आप से रोते हुए कहती है, काश मैं उस दिन यश और ईशान की बात मान जाती तो आज वो दोनों मेरे पास होते और हम इस बड़ी मुसीबत में ना पड़ते। इस तरीके से उस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिल जाती है और काली दुनिया हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है।